हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर सिंधु कुमार, आपके लिए तैयार फिर से कल्चर की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी का बेहद स्वागत है। आज आपका यह विशेष क्लास है और इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि स्थापत्य वाला भाग अभी जो प्राचीन भारत का है वह दो भागों में विभक्त होगा। पहला तो जो जैसे पल्लव है, चालुक्य है और राष्ट्रकूट को एक अलग शैली के रूप में देखते हैं और फिर एक बार ओवरऑल नागर शैली, वेशर शैली और द्रविड़ शैली के रूप में देखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो छोटे मोटे कुछ बच जाते हैं प्रवृत्ति, जैसे कि मानते हैं कि द्रविड़ शैली की शुरुआत जो होती है वह पल्लव काल से ही हो जाती है, तो पल्लव काल से हो जाती है और वहाँ पर विशेषतः द्रविड़ शैली के अधीन जब चर्चा करेंगे तो पल्लव काल की संपूर्ण चर्चा हो नहीं पाती है। ऐसे मौके पर मैंने निर्णय लिया कि क्यों न इसको अलग से ही पढ़ लिया जाए। आज के क्लास में मैं आपके लिए जो टॉपिक ले रहा हूँ वह होगा पल्लव कला, चालुक्य कला और राष्ट्रकूट कला। ऑब्वियस है कि थोड़े छोटे से पार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं है और चूंकि इसको फिगर्स के साथ ही दिखाने की आवश्यकता थी इसलिए मैंने इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। यह आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पर होगा और इसको आप लिख लेंगे। बहुत छोटा सा पीडीएफ होगा, मुश्किल से 1 पेज का होगा और उसको आप बाद में फेयर कर लेंगे अपने क्लास के साथ। मैं अपेक्षा रखूँगा कि आपको यह क्लास बेहद शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, उनका मैं चैट नहीं देख पाऊँगा, तो यहाँ पर आज चैट करने का खास मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि रियल टाइम में रिप्लाई करना जिस यंत्र के माध्यम से संभव होता था वह अभी मेरा थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो सीधा सीधा चैट देखना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आपको यह जो जब क्लास मिलेगी तो मैं यहाँ पर क्लास में हूँ लेकिन आपको सीधा यह चैट नहीं दिख पाएगा। आप चैट करना चाहें तो आपस में बातचीत करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है और शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज के क्लास में मुख्यतः जो 3 भाग होना है वह स्थापत्य का, वह हो जाएगा पल्लव स्थापत्य हो जाएगा, पल्लव स्थापत्य, चालुक्य स्थापत्य तथा राष्ट्रकूट स्थापत्य। पल्लव स्थापत्य हो जाएगा, स्थापत्य प्लस यहाँ पर चालुक्य स्थापत्य हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट स्थापत्य। इन सब की चर्चा हमें करनी होगी। स्थापत्य, बाकी जो भी स्थापत्य होगा इसके बाद उसको हम लोग द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेशर शैली के तहत कवर कर लेंगे। आज मैंने पीडीएफ आपके लिए बनाया है क्योंकि मुझे पता था जब मैं लिख रहा होता हूँ तो चैट जब हो रहा होता तो शायद बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो पाता है, लेकिन मैंने तकरीबन सारी बातें वही लिखी हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि यह जो क्लास होगी आपको पीडीएफ के आधार पर होगी और यह पीडीएफ मैं शाम तक आपको अवेलेबल करवा भी दूंगा। अगर मैं रात के 9 बजे तक आपको नहीं दे पाऊँ पीडीएफ, इसका मतलब है कि आप मुझे एक बार याद दिला देंगे, क्योंकि मैं ऐसा करने में कभी कभी असमर्थ भी हो जाता हूँ, भूल भी जाता हूँ। तो अगर रात के 9 बजे तक भी पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम चैनल पर याद दिला देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं बिल्कुल संकल्पित हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाए। दोनों पीडीएफ चला जाएगा, जो क्लास का पीडीएफ है यह भी चला जाएगा और जो एडिशनल पीडीएफ होगा A4 साइज़ में जिसमें कि फिगर नहीं होगा वह भी आपके पास हैंडओवर कर दिया जाएगा। चलिए आज देखते हैं फटाफट, क्योंकि छोटा सा क्लास होगा, बहुत बड़ा इसमें मटेरियल नहीं है, तो यहाँ मुझे लगता है कि हाफ आवर एंड 45 मिनट्स के आसपास कि यह क्लास आपकी होगी और फिर मैं ट्यूसडे को आपके लिए तब तक तो ठीक हो ही जाएगा, तो मैं ट्यूसडे को जब क्लास में रहूँगा तो आपके सामने फिर उसी तरह से उपस्थित हो जाऊँगा जैसे कि उपस्थित होना चाहिए था। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पल्लव काल में कला और स्थापत्य का विकास कैसा होता है। बेसिकली यहाँ पर स्थापत्य की चर्चा करनी है तो फिर यहाँ सबसे पहले स्थापत्य को ही देख लेंगे, किस प्रकार के स्थापत्य का विकास यहाँ पर होता है। पल्लव काल को उसके राजनीतिक विस्तार से अधिक स्थापत्य कला और साहित्यिक प्रगति के लिए जाना जाता है। एक्चुअल में पल्लव और चालुक्य की बात करेंगे, जैसे आप इतिहास में पढ़ते होंगे तो पल्लव और चालुक्य काल में आपको पल्लव चालुक्य संघर्ष भी दिखाई देता होगा।
लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो पल्लव की चर्चा होती है उसके कला और स्थापित के लिए, क्योंकि इस काल में आपको बड़े पैमाने पर साहित्य का भी सृजन होता हुआ दिखाई देगा, बड़े पैमाने पर यहाँ चित्रकला का भी विकास होता है, और सबसे जो प्रमुख होता है मूर्ति कला का भी विकास होता है, लेकिन सबसे प्रमुख बेजोर स्थापत्य है। यानी इस काल में जो स्थापत्य का निर्माण हुआ है वह एक प्रकार से द्रविड़ शैली की प्रारंभिक कला को दिखाता है। जैसे कि नागर शैली की प्रारंभिक अवस्था गुप्त काल में थी, उसी प्रकार से गुप्तोत्तर काल में पल्लव कला ने द्रविड़ स्थापत्य का आधार तैयार किया था। लेकिन हाँ, इस काल में भी कुछ बेजोर स्थापत्यों का निर्माण हुआ था। खास करके यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं, जैसे तटीय मंदिर है, शोर टेम्पल के बारे में, रथ मंदिर है, उसके बारे में सवाल आपसे पूछे जाते रहे। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि पल्लव काल को उसके राजनीतिक विस्तार से अधिक स्थापत्य एवं कला साहित्य प्रगति के लिए जाना जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में पल्लव ने एक ऐसी शैली का विकास किया जिसने आगे चलकर द्रविड़ शैली की आधार भूमि को तैयार किया, ठीक उसी तरह से जैसे कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला ने किसका विकास किया था, नागर शैली के आधार का काम किया था। पल्लव शासकों को ही यह श्रेय दिया जाता है, उसने दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य को कंदरा कला से मुक्त किया और स्वतंत्र पाषाण मंदिर के रूप में इसको स्थापित कर दिया। पहले भी स्वतंत्र पाषाण मंदिर पर चर्चा हुई है। यहाँ पर पल्लवों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने पहले, जैसे गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल में बाघ की गुफा, या उससे पहले मौर्योत्तर काल में देखेंगे कि पहाड़ों को काट करके गुफाएं बनाई जाती थी और उसी में चैत्य है, विहार है आदि का निर्माण किया जाता था। बहुत हद तक मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। लेकिन पल्लव काल में ही पहली बार जो द्रविड़ स्थापत्य खास करके दक्षिण के क्षेत्र में अब पहाड़ों को काट करके नहीं हो रहा है, बल्कि पहाड़ों से अलग हट के हो रहा है, जिसको कहते हैं स्वतंत्र पाषाण मंदिर। हालांकि यहाँ की कला की एक और विशेषता यह है कि अब तो पहाड़ों के अंदर गुफा के रूप में तो मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि बड़े चट्टान को काट करके बाहर निकाला जाता है और उन चट्टानों को तराश करके ही मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है, जिसको हम रथ आकृति के मंदिर के रूप में देखते हैं, जिसको हम रथ टेम्पल कहते हैं, रथ मंदिर कहते हैं। लेकिन पल्लव शासकों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य को कंदरा कला से मुक्त कर स्वतंत्र पाषाण मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जैसे कि गुप्त काल में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी कंदरा कला से अलग हटकर स्वतंत्र मंदिर का निर्माण होता है उत्तर भारत के लिए। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में पल्लवों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता है। इस काल में विभिन्न पल्लव शासकों के अधीन विभिन्न प्रकार के मंदिर और तो पृथक शैली में, अलग अलग शैली में इसका निर्माण होता है। पल्लव स्थापत्य कला का अध्ययन 3 शैलियों में बांट के किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों शासक थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, तीनों ने अपनी अपनी कलात्मक रुचियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जैसे महेंद्र वर्मन देखेंगे, पहला शासक है, महत्वपूर्ण शासक, स्वतंत्र शासक, और महेंद्र वर्मन ने जिस स्थापत्य की शुरुआत की उसका चरम विकास आपको नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में मिलता है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में, जिसको हम राजसिंह शैली कहते हैं, इस स्थापत्य कला में और भी ज़्यादा विकास मिलता है। यानी पूरे पल्लव शासक जितने भी होंगे अपराजित वर्मन तक, उनमें से 3 शासक ऐसे रहे जिन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से कला का विकास किया, स्थापत्य का विकास किया। इसलिए तीनों शासकों के द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं उसको बारी बारी से पढ़ना पड़ता है, और यही पल्लव काल के स्थापत्य की मुख्य विशेषता भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत होगी कि जैसे कि महेंद्र वर्मन शैली लिखा हुआ है, तो महेंद्र वर्मन शैली चूँकि प्रारंभिक कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यहाँ के मंदिर थोड़े से सादे बने होंगे। फिर आगे नरसिंह वर्मन शैली भव्य हो जाएंगे, और जो राजसिंह शैली होगा यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली के मंदिर और भी अधिक भव्य हो जाएंगे। ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो महेंद्र वर्मन शैली का मंदिर कैसा है? महेंद्र वर्मन की कला से पल्लव स्थापत्य का विकास हुआ, कला से नहीं बल्कि कर दीजिएगा काल से। महेंद्र वर्मन के काल से पल्लव स्थापत्य का विकास हुआ। यह काल चूंकि स्थापत्य के विकास के प्रारंभिक चरण को दिखाता है, इसलिए इस काल के मंदिरों में बहुत अधिक अलंकरण दिखाई नहीं देगा। यह काल मतलब एक तरह से मंदिर स्थापत्य के निर्माण की शुरुआती काल होगा, खास करके दक्षिण भारत के संदर्भ में।
इस काल के स्थापत्य की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित रूप से दे सकते हैं। चूंकि मंदिर सादे थे, अलंकरण रहित थे, तो इसलिए मंदिरों के निर्माण भी जो होंगे वो सादे तरीके से होंगे। कैसे लिखा हुआ है? मंदिर सादे तथा अलंकरण रहित थे। अलंकरण का मतलब क्या है कि जिसमें कि द्वार को हम भव्य आकृतियों से सजाते हैं, मंगल सूचक शब्दों से सजाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हम आकृति बनाते हैं, महीन कारीगरी उसमें की जाती है, वो क्या होता है, एकदम साज सज्जा सहित मंदिर हो जाएगा। और जिस मंदिर के प्रवेश द्वार को बहुत ज़्यादा अलंकरण से नहीं सजाया गया है, या शिखर है या मंदिर के स्तंभ हैं उसमें बहुत अधिक कलाकृति नहीं दिखाई गई हो, तो उसको कहेंगे कि यह सादा मंदिर है, यानी बहुत अधिक पच्चीकारी वहाँ पर नहीं की गई है। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर सादे तथा अलंकरण रहित हुआ करते थे। मंदिरों के निर्माण में चौकोर स्तंभ का प्रयोग किया गया था, जिसको बीच बीच से काट करके अठपहला बना दिया गया था। जो अठपहला यानी एक अगर यहाँ पर चौकोर, यहाँ पर स्तंभ है, इस प्रकार का स्तंभ है, तो यहाँ पर क्या करता है, इसको काट करके, यहाँ पर आप देखेंगे इसको काट करके इसकी शैली को परिवर्तित कर दिया गया। ये तो मैं दो ही पहलू को कर पाऊंगा ना, इस प्रकार से करके इसको थोड़ा सा यहाँ पर बीच में डिजाइन बना दिया गया, बहुत ही सादे तरीके से। मैं अभी फोटो दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मंदिर का निर्माण मंडप शैली में हुआ है, यानी जिस प्रकार से मंडप बनाए जाते हैं मांगलिक कार्यों के लिए, उसी शैली में बनाया गया है। यानी छत थोड़े से उठे हुए होते हैं और लिंटर के ऊपर, यानी एक तरह से इस तरह से आप कह सकते हैं कि मंदिरों का निर्माण होगा तो यह इस शैली में होगा। इस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। ये क्या होता है, आपका एक तरह से मंडप शैली हो जाता है। यह मंडप शैली का मंदिर हो जाएगा। तो इस काल के मंदिरों के उदाहरण को पल्लवरम में पंच पांडव मंदिर के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान रखने की जरूरत है कि इस काल का मंदिर चूंकि प्रारंभिक उदाहरण को प्रस्तुत करता है, तो यह क्या होगा, अलंकरण रहित होगा, सादा होगा तथा अलंकरण रहित होगा। यह देखिए, ये है आपका महेंद्र वर्मन शैली के मंदिर, और यहाँ देखेंगे कि जो स्तंभ है वहाँ पर थोड़ा सा इसका अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलंकरण आपको स्तंभों में दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। दूसरी जो शैली का मंदिर हो जाता है वह महामल्ल अथवा नरसिंह वर्मन शैली हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैली के मंदिर को महामल्ल शैली कहा जाता है, किस शैली के मंदिर को राज सिंह शैली कहा जाता है। यह सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। महामल्ल अथवा नरसिंह वर्मन शैली मंदिर निर्माण शैली का भव्य विकास इसी काल से होता है, यानी इस काल में पल्लव स्थापत्य का चरम विकास हुआ दिखता है। इस काल में अनेक मंडप आकार के मंदिरों के साथ एकाश्म रथ मंदिर, ध्यान रखिएगा सभी शब्दों को समझते हुए चलेंगे। एकाश्म रथ मंदिर का मतलब क्या हुआ, एकाश्म, एकाश्म मतलब पत्थर होता है, एक मतलब एक हो गया, यानी एक ही पत्थर को काटकर, बहुत विशाल पत्थर है, एक ही पत्थर को काट करके ऐसे मंदिर का निर्माण करना जो रथ के आकार का दिखता हो। एकाश्म यानी अलग अलग पत्थरों को जोड़ करके रथ मंदिर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही विशाल पत्थर को काट करके रथ मंदिर बनाए गए हैं। तो इस काल में अनेक मंडप आकार के मंदिरों के साथ एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। महामल्ल शैली के अधिकांश मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, जहां 10 मंडप मंदिरों का निर्माण किया गया है। 10 मंडप मंदिरों का निर्माण यहाँ पर आपको दिखेगा। मंडप मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ अनेक एकाश्म अन्य प्रकार के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, एकाश्म मंदिर का मतलब क्या होता है। एकाश्म मंदिर का मतलब है एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर। इन रथ मंदिरों में सप्त पैगोडा रथ मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सप्त पैगोडा यानी 7 रथ मंदिर एक साथ बने हुए हैं, 7 रथ मंदिर एक साथ बने हुए हैं। और यह किस काल में बनता है, महामल्ल शैली में बनता है। महामल्ल शैली का मतलब है नरसिंह वर्मन प्रथम शैली में बनाए गए मंदिर। हमने क्या देखा कि सप्त पैगोडा रथ मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे पंच पांडव के नाम बनाया गया है, यानी पांचों पांडव भाइयों के नाम पर बनाया गया है। जिसको सबसे बड़ा जो रथ हो जाएगा वह युधिष्ठिर रथ हो जाएगा, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, और यहाँ पर द्रौपदी रथ सबसे छोटा। यह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मंदिर हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा, बड़ा मंदिर हो जाएगा।
यह सबसे छोटा मंदिर हो जाएगा और वह सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा। इनमें युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा बनाया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त दो अन्य रथ मंदिर हैं। एक है आपका गणेश रथ मंदिर है और दूसरा है शिव रथ मंदिर। पांचों रथ मंदिर और पांचों पंच पांडव मंदिर और जो गणेश रथ और शिव रथ है, इन 7 और 5+2 यानी 7 मंदिर को मिलाकर के यहाँ पर सप्त पैगोडा मंदिर बनाया गया है। यहीं पर जो शिव रथ है, शिव रथ मंदिर है, उसी को वलयंकुट्टे रथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पूछा गया था कि वलयंकुट्टे क्या था, वलयंकुट्टे क्या था। अब वलयंकुट्टे क्या था, दक्षिण भारत के संदर्भ में जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्या उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो आपके बस की बात तो किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद ही करना होगा कि इन रथ मंदिरों में एक रथ मंदिर जो शिव रथ मंदिर है, उसी को हम वलयंकुट्टे रथ मंदिर भी कहते हैं। धर्मराज रानी युधिष्ठिर रथ में नंदी बर्मन की मूर्ति भी लगी हुई है। नंदी बर्मन जो शासक है उसकी भी मूर्ति लगी हुई है। किस मंदिर में? धर्मराज यानी युधिष्ठिर रथ मंदिर में। धर्मराज क्यों माना जाता है? युधिष्ठिर का नाम धर्मराज क्यों कहा जाएगा? इसलिए कहा गया है वह धर्म के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष होता है। तो धर्म के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष के मंदिर में और हम शासक की मूर्ति को देखते हैं स्थापित हुए, इसका मतलब हुआ कि शासक भी अपने बारे में बताना चाहता है कि मैं भी धर्म के अनुसार आचरण करने वाला शासक हूँ। ये एक प्रतीकात्मक अर्थ हो जाता है, लेकिन आपके लिए फैक्ट्स भी बन जाता है कि नंदी बर्मन की मूर्ति कहाँ लगाई गई है। तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर मंदिर में इसकी मूर्ति लगाई गई है। यह देखेंगे रथ मंदिर का उदाहरण हो जाता है। जो आप यह मंदिर देख रहे हैं, इतना भव्य मंदिर है जो रथ की आकृति से बनाया हुआ है। हाथी के द्वारा खींचे जाने वाले रथ है। यहाँ पर रथ का चक्का है, धूरी है, उसके ऊपर विशाल गर्भगृह बनाया गया है। यह किसी अलग अलग पत्थर से नहीं बनाया गया है, बल्कि यह एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। सिंगल स्टोन को काट करके यह मंदिर बनाया गया है। एक ही पत्थर है, इसलिए इसको हम कहते हैं एकाश्म रथ मंदिर। एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया यह मंदिर है। ध्यान रखिएगा तो कितना विशाल होता है, क्योंकि जब हम लोग स्थापत्य की बात करते हैं, द्रविड़ स्थापत्य की, हो सकता है कि यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हो पाती। यहाँ देखेंगे रथ को खींचते हुए हाथी की मूर्ति और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इतनी स्पष्ट, इतना बारीक काम एक पत्थर को काट करके करना, बलुए पत्थर को, वाकई बहुत ही मुश्किल कार्य रहा होगा। इसमें कहीं ज्वाइंट नहीं है, बल्कि एक पत्थर को काट करके ही इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। इसलिए इसको कहते हैं एकाश्म रथ मंदिर। इसी काल में देखते हैं राजसिंह अथवा नरसिंह वर्मन शैली। सीधे सीधे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल में, किस काल को या किस राजसिंह जो मंदिर निर्माण की शैली है वह किस शासन से जुड़ा हुआ है। तो राजसिंह जो मंदिर निर्माण शैली है यह आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली से जुड़ा हुआ है। इस काल में मंडप तथा रथ मंदिरों के अलावा समुद्री तट पर अनेक तटीय मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में किया गया। तटीय मंदिर यानी समुद्र के ठीक किनारे मंदिरों का निर्माण किया जाना, और जो गर्भगृह बनाए जाते थे जहाँ के ईश्वर का आवास होता है उसको समुद्र से सटा करके बनाना। अपेक्षा यह रखी जाती थी, प्रतीक यह होता था कि समुद्र से भगवान का मिलन हो रहा है। जैसे आप देखते हैं मंदिरों में शिखर बनता है। शिखर क्या है? आकाश और पताल के मिलाने का तरीका है, यानी आकाश और जमीन को मिलने का रास्ता तैयार किया जाता है शिखर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो शोर टेम्पल बनाए जा रहे हैं, तटीय मंदिर बनाए जा रहे हैं, वह साक्षात समुद्र से भगवान के मिलन के साक्षी के रूप में बनाए जा रहे हैं। और ऐसे मंदिर की विशेषता यह है, यह न केवल स्वतंत्र भवन के रूप में विकसित हुआ है, बल्कि यह विशाल मंदिर है। महाबलीपुरम में ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। राजसिंह शैली के मंदिरों में 3 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तटीय मंदिर है, ईश्वर मंदिर है और मुकुंद मंदिर है। ये आपको राजसिंह शैली के मंदिर होंगे। वैसे कला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको महामल्ल शैली, जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल की स्थापत्य शैली है, वह बेजोड़ दिखती है। उसका मुकाबला राजसिंह शैली के द्वारा नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस काल के मंदिर थोड़े से और भव्य हो गए,
लेकिन जो कलात्मक विकास आपको नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में यानी महामल्ल शैली में दिखाई देता है, वह राजसिंह शैली में नहीं दिखाई देगा। तो लेकिन यहाँ के भी कुछ मंदिर हैं, आपको फैक्ट्स के तौर पर भी याद रख लेना चाहिए कि यहाँ पर तटीय मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर है। तटीय मंदिर के निर्माण की विशेषता है कि इसे विशाल अहाते यानी चार दीवारी से घिरे हुए क्षेत्र में बनाया गया है। पहली बार आप देखेंगे कि द्रविड़ स्थापत्य में जो मंदिर बनाया गया है विशाल परिसर के साथ बनाया जा रहा है। बाद में तो द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता ही हो जाती है, बाद में परिसर युक्त मंदिरों का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य की विशेषता हो जाती है। इसके तहत क्या किया गया है, एक विशाल प्रांगण जुड़ा हुआ है। गर्भगृह को समुद्र की तरफ बनाया जाता था ताकि ईश्वर का सीधा संपर्क समुद्र से रह सके। यह एक प्रतीक होता है। इन मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखरों का निर्माण किया जाता था। पिरामिड नुमा शिखर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करते हैं और इसके ऊपर जो शिखर होता है वह इस रूप में आगे बढ़ता चला जाता है, इस रूप में आगे बढ़ता चला जाता है, थोड़ा सा छोटा होता चला जाएगा, लेकिन लगेगा कि एक के ऊपर एक हमने एक आसन बना दिया है, जिसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ पतला होता चला जाता है। तो वही कहने की कोशिश की जा रही है कि इस शैली के मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखरों का निर्माण किया गया। इस काल के मंदिरों का श्रेष्ठतम उदाहरण, श्रेष्ठतम क्या है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। इसके अलावा बैकुंठमाल नाम से भी ज्ञात विष्णु मंदिर स्थापत्य का श्रेष्ठतम नमूना है। किस काल का, राजसिंह शैली के मंदिरों के काल का। और इन मंदिरों को हम इस रूप में देख सकते हैं। यह है आपका तटवर्तीय मंदिर, तटीय मंदिर, शोर टेम्पल है जो समुद्र के किनारे बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जो पिरामिड होंगे, चूँकि आगे चल करके आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं इस टाइप के पिरामिड आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो आपको दिखाई देगा एक खास श्रृंखला दिखाई देगी, एक खास मंजिल दिखाई देगा, एक खास प्रकार का मंजिल दिखाई देता है। यह विशेषता आपको यहीं पर प्रकट होती है और आगे चल करके यह द्रविड़ स्थापत्य की मुख्य विशेषता बन जाती है। द्रविड़ स्थापत्य की यह मुख्य विशेषता के रूप में स्थापित हो जाती है। ध्यान रखिएगा। कुछ और उसी शोर टेम्पल का हम दूसरे एंगल से देखते हैं। वही शोर टेम्पल है जिसको कि हमने देखा था, और यह टेम्पल जो है आपको दूसरे एंगल से दिखाया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं इसी काल में चालुक्य कला, चूँकि चालुक्य और पल्लव एक ही काल का रहा है, तो यहाँ पर चालुक्य काल में भी स्थापत्य का विकास हुआ दिखता है। कैसे? इस काल में स्थापत्य की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई दिखती है और चालुक्य शासक अथवा उसके मंत्रियों के संरक्षण में अनेक गुफा विहार अथवा मंदिरों का निर्माण किया गया था। ऐहोल तथा तेर में, जगह का नाम है ऐहोल तथा तेर में उत्तरेश्वर और कालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों का निर्माण ईंटों से किया गया था। अभी तक हमने देखा कि जो पल्लव काल में मंदिर का निर्माण होता है वह एकाश्म होता है, यानी एक ही पत्थर को काट करके होता है। लेकिन इस काल में हम क्या देखते हैं, मंदिरों का निर्माण ईंटों से भी किया गया दिखता है। वादामी यानी माले गीति कर दीजिएगा का शैव मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। लोकेश्वर तथा त्रैलोकेश्वर महादेव मंदिर भी इस काल के बहुत फेमस मंदिर हैं। अजंता की विभिन्न गुफा का निर्माण, खास करके गुफा संख्या 1, 2 की विशेष चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इसका निर्माण इसी काल में हुआ दिखता है। गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण इसी काल में हुआ दिखता है। चालुक्य स्थापत्य का मुख्य केंद्र बातापी तथा ऐहोल में दिखता है। ध्यान रखिएगा, यह भी सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। बातापी और ऐहोल में चालुक्यों के स्थापत्य की सबसे सूचना अधिक मिलती है और यहीं पर स्थित मेतुगुत्ती में पाषाण शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। यहीं पर रविकीर्ति का प्रसिद्ध अभिलेख भी पाया गया है। रविकीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है वो बेहद प्रसिद्ध रहा है और उसमें बहुत सारी सूचनाएं भी हमें प्राप्त होती है। ये आपके कुछ मंदिर हैं जो उस काल के हैं। इस काल में देखेंगे कि धीरे धीरे मंदिर निर्माण की शैली में परिवर्तन होता चला जाता है। कुछ उत्तर भारत की शैली का भी समावेशन होता चला जाएगा। इसी क्षेत्र में आगे आप देखेंगे, मैं अभी तुरंत बताता हूँ, एक राष्ट्रकूट शैली का विकास होता है जो चालुक्य है और राष्ट्रकूट है।
दोनों शैली का विकास धीरे धीरे वेशर शैली के मंदिर के निर्माण के रूप में होता चला जाएगा। वेशर शैली के मंदिर के रूप में इसका विकास हो जाता है। यह भी आप बड़ा भव्य ही मंदिर है, देख रहे हैं कि एक तालाब के बीच में इस मंदिर को बनाया गया है और क्या भव्यता है इसमें। ऐसा स्थापत्य हमें जनरली देखने को नहीं मिलता है। ऐसे तालाब के बीच में आप देखेंगे मध्यकाल में बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण हुआ है। शेरशाह का मकबरा, उसके ऊपर जितना लिखा गया है उतना इस ऐसे मंदिरों के ऊपर नहीं लिखा गया है। जो उत्तरेश्वर वगैरह का मंदिर है वह यहाँ पर आ जाएगा। अब तीसरा जो स्थापत्य कला होगा इस एब्स्ट्रैक्ट वाले में, वह होगा राष्ट्रकूट काल का कला और स्थापत्य। राष्ट्रकूट काल में रॉक को काटकर, पहाड़ों को काटकर, ध्यान रखिएगा, पहाड़ों को काट कर के पहले भी गुफा स्थापत्य के तौर पर मंदिर बनाए जाते रहे थे। लेकिन इस काल में जो मंदिर बनाए जाते हैं राष्ट्रकूट के काल में, वह पहाड़ों से ढके हुए गुफा स्थापत्य नहीं। इस काल के जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वह संपूर्ण पहाड़ को काट करके ही कर दिया गया है। आप यकीन करिएगा तब मेरी बातों का जब आप देखेंगे इस कैलाशनाथ टेम्पल को। ध्यान रखिएगा, काशी का एक कैलाशनाथ टेम्पल है और यहाँ पर ये एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया। मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, ये देखिए। आपको ताजुब लगेगा कि यह जो मंदिर निर्मित हुआ है यह संपूर्ण पहाड़ को काट करके कर दिया गया है। पहाड़ को ही उड़ा दिया, यानी पहाड़ को ही तराश दिया गया। और जैसे आप जीतन मांझी का नाम लेते हैं ना, जीतन मांझी नहीं, कौन सा मांझी थे, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का नाम लेते हैं ना, तो दशरथ मांझी ने जिस प्रकार से पहाड़ को काट के रास्ता तैयार कर दिया था, तो ऐसे ऐसे दशरथ मांझी बहुत सारे हमारे देश में हुए हैं। कितने बड़े दशरथ मांझी थे आप समझ सकते हैं। इनके नाम लेने वाला कोई नहीं है और किसी भी आश्चर्य में इसको शामिल नहीं किया जाता है। जबकि आप देखेंगे पूरा का पूरा पहाड़ काट करके ही यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कर लिया गया है। शायद ही कोई ताजुब करे, मतलब ताजुब भी नहीं कर पाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएगा कि ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसको ज़रा देखिए इस एंगल से। क्या आपको लगता है कि यह वर्तमान काल में भी संभव है? इतने बड़े एक तरह से हमारे पास जो कलाकार थे या कला था, वह पहाड़ों को काट करके, यानी हमने क्या देखा कि अजंता की गुफाओं में को देखा कि गुफा यानी पहाड़ ऊपर है, छत के रूप में यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हमने घर जैसा बना दिया। यहाँ तो पहाड़ को उड़ा दिया, सीधा काट करके उसको हमने तराश दिया, पूरे पहाड़ के पहाड़ को। पल्लव काल में हमने देखा कि एक पत्थर के टुकड़े को काट करके मंदिर बना दिया गया और यहाँ पर तो पूरे पहाड़ को काट करके मंदिर बना दिया गया है ना, ताजुब की बात। तो इसे हमें देखने की ज़रूरत होगी क्योंकि यह अलग शैली आपको दिखाई देता है। फिर जब हम बेसर शैली की चर्चा करेंगे तो इनमें से बहुत सारी शैलियाँ जा कर के बेसर शैली से मिल जाएगी। लेकिन रॉक कट ये आपको पहली बार दिखाई देगा कि पहाड़ को काट करके ऐसे मंदिर का निर्माण भव्यता से किया गया है। क्या कहा गया है जरा देखेंगे। राष्ट्रकूट शासकों ने वास्तुकला के उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रकूट शासन काल में वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। दक्षिण भारत में जिस प्रासाद शैली का विकास हुआ उसमें राष्ट्रकूटों का चालुक्यों के साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी राष्ट्रकूटों ने भी भव्य योगदान दिया है। राष्ट्रकूट काल में कुछ मंदिर बनवाए गए जो स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कैसे? राष्ट्रकूटों के महान स्थापत्य उदाहरण एलोरा में प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, एलोरा में चालुक्यों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं और एलोरा में राष्ट्रकूटों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर रावण की खाई, दशावतार मंदिर तथा कैलाश मंदिर। ध्यान रखिएगा एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो प्रकार के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, नाथ मंदिर हो जाएगा, यह हो जाएगा पल्लव काल में, पल्लव काल में, पल्लव काल। और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, यह जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट काल में। ध्यान रखिएगा इस बात को, राष्ट्रकूट काल। चूंकि एक जैसा नाम है यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न होगा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, दोनों कैलाशनाथ मंदिर हैं। एक कांची में निर्मित हुआ है, एक एलोरा में निर्मित हुआ है, लेकिन एक पल्लव काल में हुआ है और एक आपका राष्ट्रकूट शासन काल में हुआ है। याद रखिएगा इस बात को क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा। दशावतार मंदिर पहले के बौद्ध मंदिरों के समान है, अर्थात इसमें एक स्तंभ युक्त बरामदा और गर्भगृह है।
स्तंभ युक्त बारांदा विश्राम करने के लिए और गर्भगृह यहाँ पर देवताओं को रखने के लिए। यहाँ 2 मंजिला मंदिर है तथा 44 स्तंभों पर टिकी हुई एक छत भी इसमें बनाई गई है। स्तंभों पर चारों ओर भित्ति स्तंभों के मध्य पौराणिक हिंदू देवताओं की उभारी हुई एक आकृति बनाई गई है। एक ओर वैष्णव और दूसरी तरफ शैव आकृतियां बनाई गई है। इस काल के धार्मिक विशेषता को भी यह मंदिर दिखा रहा होता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि यह एक बढ़िया मंदिर बनाया गया है। रावण की खाई का आकार आयताकार है। इस पर्वत कंदरा में एक स्तंभ युक्त मंडप तथा गर्भगृह है और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। यहाँ भी दीवारों के भित्ति स्तंभ पर वैष्णव और शैव धर्म की उभरी हुई मूर्तियां बनाई गई है। उभरी हुई मूर्तियां क्या होती है कि दीवारों को ही काट करके मूर्तियों का निर्माण कर दिया जाना। ये आपको विशेष करके दक्षिण भारत में इस शैली के मंदिरों का निर्माण विशेष रूप से दिखाई देगा। ये फिगर हो जाते हैं, ये चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ हो जाते हैं और यहाँ पर भव्य कैलाशनाथ मंदिर का यह दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक संपूर्ण के संपूर्ण पहाड़ को काट करके इसका निर्माण कर दिया गया है। ये उभारदार जो ये दिखाने की बात हो कि जैसे मूर्तियों का निर्माण होता है, दीवारों में ही काट करके मूर्तियों का निर्माण कर दिया जाता है और इसको अलग से नहीं रखा गया है बल्कि दीवारों को काट करके ही ऐसी मूर्तियों का निर्माण कर दिया गया है। पत्थर की मूर्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। और यह तो खाई वाला जो है यह अल्टीमेट है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती। आप पिलर के तराशे हुए भाग को देखिए और किस प्रकार से सेलेक्ट किया गया होगा और किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया होगा। ऐसे पत्थर को कितना देर लगा होगा, क्या यह बेजोर नहीं है? क्या यह अद्भुत कला का नमूना प्रस्तुत नहीं करता है? तो लगता तो है कि यह बहुत ही बेहतरीन कला है। इसको आप देखना चाहें देख सकते हैं। कभी मैंने तो फिगर के माध्यम से दिखाया, कभी भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज क्या है, आज के लिए क्लास इतना ही रखेंगे। कल मैं जब फिर उपस्थित होता हूँ तो जो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली यानी प्राचीन भारत का जो लास्ट स्थापत्य है वह आपको दिखाई देगा। किसी टेक्निकल एरर की वजह से मैं यहाँ पर आपके चैट को नहीं देख पाया। जो भी बच्चे उपस्थित होते हैं उन सभी बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पास चैट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्षमा करेंगे। तो आज की क्लास को लेकिन यहीं रखेंगे। संक्षिप्त क्लास था इसलिए कि थोड़ा यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट था उसको मैंने कवर कर दिया मंडे की क्लास में। अब मैं ट्यूसडे यानी कल जब मैं उपस्थित होऊंगा आपके सामने, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली का उदाहरण होगा। उसे भी प्रयास करेंगे कि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लिया जाए ताकि आपको आसानी हो, या अगर मैं फ़ोटो पीडीएफ के माध्यम से दिखा दूं और फिर मैं लिख करके पढ़ा दूं तो शायद वह भी आपका कल तक समाप्त हो जाएगा। यानी ट्यूसडे तक वह भी पाठ समाप्त हो जाएगा। फिर आपका सल्तनत काल और मुग़ल काल के ही स्थापत्य बाकी रह जाएंगे। देखते हैं कितना बेहतर तरीके से उसको भी कवर किया जा सकता है। तो आज के लिए मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने आपका चैट नहीं देखा या रिप्लाई करना संभव नहीं हुआ मेरे लिए, लेकिन मैं कल जब उपस्थित होऊंगा मेरे पास ये क्षमता होगी कि मैं आपके चैट को देख सकूं। यह पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।